जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत भी करता हूँ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 और यूपीएसआई की भर्ती जो आने वाली है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ में जो भर्ती आई है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने जीके की जो मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की थी, उसी क्रम में एक और मॉक टेस्ट लेके मैं आपके लिए उपस्थित हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक और मॉक टेस्ट। कुछ रिवीजन करेंगे पिछले क्वेश्चनों का, उसके बाद में नए क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कब बनी थी ये हमें बताना है। आपके ऑप्शन है 14 अप्रैल 1984, 6 अप्रैल 1980, 6 मार्च 1980 या 1 जनवरी 1951। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बनी थी 6 अप्रैल 1980 को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 6 अप्रैल 1980। क्लियर हो दोस्तों? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो थी इसकी पूर्ववर्ती पार्टी कौन सी थी? तो वो थी जनसंघ। जनसंघ ये भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती पार्टी थी जो 1951 में बनी थी। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, वन लाइफ इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, वन लाइफ इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब होगा के नटवर सिंह। भारत के पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह की आत्मकथा है वन लाइफ इज नॉट एनफ। याद रखना, ये बहुत आती है एग्जाम में। तो के नटवर सिंह इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जनसंख्या के सांख्यिकीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन ऑप्शन ए डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन डेमोग्राफी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और विश्व जनसंख्या दिवस कब होता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? दोस्तों, भारतीय संविधान में जो हाई कोर्ट में रिट जाहिर की जाती है वो कौन से आर्टिकल के तहत होती है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 जो है वो प्रावधान करता है हाई कोर्ट को रिट जारी करने का। क्लियर। और सुप्रीम कोर्ट में जो रिट जारी होती है वो अनुच्छेद 226 के तहत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी होती है। तो दोनों आपको याद रखना है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर होती है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट दायर होती है। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो रिट शब्द है ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है रिट का प्रावधान। तो ये आप याद रखिएगा। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आर्टिकल 32, भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा है? तो भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय ये अम्बेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 ही है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो आपसे पूछा गया था हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 226 में मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बांदर सेरी बेगाबन किस देश की राजधानी है? दोस्तों, बांदर सेरी बेगाबन बतानी है तो किसकी राजधानी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रुनेई की राजधानी है। बांदर सेरी बेगाबन ब्रुनेई की राजधानी है। याद रखना। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। क्लियर। और कंबोडिया की नोमपेन। नोमपेन ये कंबोडिया की राजधानी है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, रूस की मुद्रा है। दोस्तों, रूस की मुद्रा को रूबल कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अच्छा, आपको पता है कि नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? तो नाइजीरिया की मुद्रा है नाइरा। नाइजीरिया की मुद्रा नाइरा है। क्लियर। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और तुर्की की मुद्रा लीरा। तुर्की की मुद्रा लीरा है, ये भी आप याद रखिएगा। आपसे रूस की पूछा गया था तो रूबल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल हमें बताना है। ऑप्शन असम राइफल, एसएसबी, बीएसएफ या सीआरपीएफ। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, असम राइफल। ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैन्य बल है और ये कब बना था? 1835 में बना था। ठीक है दोस्तों, असम राइफल जो है ना, इसको पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। पूर्वोत्तर का प्रहरी
पूर्वोत्तर, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर आते हैं, तो पूर्वोत्तर का प्रहरी किसको कहा गया? असम राइफल को। और असम राइफल जो है ना, ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिलोंग में है। असम राइफल का हेडक्वार्टर शिलोंग में है। क्लियर। इसको एक नाम और मिला है, कछार लेबी। तो कछार लेबी भी असम राइफल को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो असम राइफल सबसे पुराना अर्धसैन्य बल है, 1835 में बना था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में जीएसटी का प्रारूप किस समिति ने तैयार किया था? दोस्तों, जीएसटी का प्रारूप तैयार करने वाली समिति थी असीम दास गुप्ता समिति। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, असीम दास गुप्ता समिति। अच्छा, दुनिया में जीएसटी किस देश ने बनाया सबसे पहली बार? फ्रांस ने बनाया था 1954 में। और भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था जीएसटी। ठीक है, जीएसटी दिवस कब होता है? 1 जुलाई को। अच्छा, जीएसटी जो है ना, इसके कितने भाग हैं? 4 भाग हैं, जिसमें सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, यूटीजीएसटी है और आईजीएसटी है। तो भारत में जो जीएसटी है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है और उसके 4 भाग होते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल में कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल में जो भाषाएं हैं उनकी संख्या 15। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 15। ठीक है, भारत में नोट छापने का काम किसका है? आरबीआई का। लेकिन ध्यान रखना, 1 रुपये का नोट जो है वो आरबीआई नहीं छापता। 1 रुपये का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है, भारत का वित्त मंत्रालय छापता है। ठीक है, 1 रुपये का नोट भारत का वित्त मंत्रालय छापता है और इससे वित्त सचिव के साइन होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये कब बना था आपको बताना है। पहली बात तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को बना और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे आपके रंगनाथ मिश्रा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो रंगनाथ मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे। क्लियर। तो 12 अक्टूबर 1993 को बना था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक और क्वेश्चन, पाक स्टेट किन 2 देशों की समुद्री सीमा है? दोस्तों, पाक स्टेट जो है ना वो भारत और श्रीलंका के बीच आता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, भारत और श्रीलंका। ऑप्शन बी। क्लियर, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए जो श्रीलंका है इसकी राजधानी क्या है? तो जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और श्रीलंका में जो घास के मैदान है ना, इनको पटाना कहा जाता है। तो पटाना घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? श्रीलंका में। श्रीलंका की राजभाषा याद रखिएगा, सिंगली। सिंगली राजभाषा कहाँ बोली जाती है? तो श्रीलंका में बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सोलोमन द्वीप की राजधानी क्या है? दोस्तों, सोलोमन द्वीप की राजधानी है होनियारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, होनियारा इसकी राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अच्छा, वेलिंगटन किस देश की राजधानी है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, सोलोमन देश की राजधानी होनियारा। नेक्स्ट आपका, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, माई कंट्री माई लाइफ आत्मकथा है आपकी लाल कृष्ण आडवाणी की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व समुद्री घास दिवस जो होता है वो 1 मार्च को होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 1 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सार्क की स्थापना कब हुई? दोस्तों, सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है, तो ये आप याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में 8 दिसंबर को। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई? दोस्तों, भारत में जो एग्जिम बैंक बना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, वो कब बना था? 1982 में बना था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और आयात निर्यात बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। आयात निर्यात बैंक की स्थापना मुंबई में की गई है 1982 में। क्लियर, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक और नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आपको बताना है। ऑप्शन है मालदीव, सेशेल्स, ग्रीनलैंड या फिनलैंड। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये जो ग्रीनलैंड है ये किस देश के अधीन आता है? तो ये डेनमार्क के अधीन आता है, डेनमार्क। तो ये भी आप याद रखना, इसकी जो राजधानी है वो नूक है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है, जो डेनमार्क के अधीन आता है और इसकी राजधानी नूक है।
क्लियर, याद रखना। अच्छा, द्वीप क्या होता है? देखो, भूमि का वो हिस्सा जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसको द्वीप कहा जाता है। तो चारों ओर से जल से घिरी भूमि द्वीप कहलाती है, और ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या भारत में कोई द्वीप है जो नदी बनाती है? हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। तो ये असम में है वैसे, याद रखिएगा इसके बारे में। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? तो असम में। आपसे पूछा गया था दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ऑप्शन ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? ऑप्शन है संत कबीर, मीराबाई, सूरदास या रविदास। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बीजक जो है ना वो संत कबीर की रचनाओं का संग्रह है। ऑप्शन ए कबीर। अच्छा, कबीर की भाषा कैसी है? सदुक्कड़ी। कबीर की भाषा कैसी है? तो सदुक्कड़ी भाषा है, याद रखना, ये पूछा जाता है सदुक्कड़ी भाषा। तो बीजक कबीर की रचनाओं का संग्रह माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, गोबी मरुस्थल किस देश में है? दोस्तों, गोबी मरुस्थल बताना है कहाँ पर है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन वी, मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए मंगोलिया की राजधानी क्या है? टुगरिक, सॉरी मुद्रा। मंगोलिया की मुद्रा टुगरिक है, और इसकी राजधानी उलान बटोर। इसराइल जो है, इसराइल में इसकी राजधानी क्या है? यरूशलेम। क्लियर। आपसे पूछा गया था गोबी मरुस्थल, तो ये मंगोलिया में है। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कलमकारी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, कलमकारी पेंटिंग जो होती है ये सूती कपड़े पे बनाई जाती है, और ये कौन सा शहर है जहाँ पे बनती है? तो मछलीपट्टनम। तो आंध्र प्रदेश का एक शहर है, कौन सा? मछलीपट्टनम। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम शहर में जो कलमकारी पेंटिंग है वो बनाई जाती है, और ये बहुत पारंपरिक पेंटिंग होती है, बहुत सुंदर होती है ये पेंटिंग। तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो कलमकारी पेंटिंग है वो बनाई जाती है मछलीपट्टनम जिले में और श्रीकालाहस्ती में। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला राज्य कौन सा था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का एक डांस है कुचिपुड़ी, तो ये आप याद रखिएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, सॉरी लोक नृत्य नहीं, शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी डांस होता है, आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। तो कलमकारी पेंटिंग ये आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पोलैंड देश की मुद्रा क्या है? दोस्तों, पोलैंड की मुद्रा आपको बताना है। ऑप्शन है किना, जिलोटी, दिनार या बल्बोआ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, पोलैंड की जो मुद्रा है वो जलोटी है। पोलैंड की मुद्रा जलोटी है। अच्छा, अगर आपको पूछा जाए बल्बोआ किस देश की मुद्रा है? तो पनामा, सॉरी कमेंट में लिख के बताओ बल्बोआ किस देश की मुद्रा है? बल्बोआ किस देश की मुद्रा है, ये हमें कमेंट में लिख के बताइएगा। पोलैंड की मुद्रा आपसे पूछी गई है, जेलोटी इसका सही आंसर है। पोलैंड की राजधानी क्या है? वॉर्सा। पोलैंड की राजधानी वॉर्सा है, ठीक है। जेलोटी इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया? दोस्तों, निर्विरोध राष्ट्रपति किनको चुना गया था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे भारत के। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। अच्छा, क्या आपको पता है कि नीलम संजीव रेड्डी की आत्मकथा क्या है? विदाउट फियर, विदाउट फियर और फेवर, बिना डर के, बिना किसी पक्षपात के, इसका मतलब है। तो ये आप याद रखना, विदाउट फियर और फेवर किसकी आत्मकथा है? नीलम संजीव रेड्डी की। तो ये भारत के वो राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक और प्रश्न, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है यूराल, बोल्गा, नीपर या डैन्यूब। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, बोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल्गा है, और बोल्गा नदी मॉस्को से निकलती है, बल्दाई की पहाड़ियों से। बल्दाई हिल्स, बल्दाई हिल से निकलती है ये। और ये गिरती कहाँ पर है? ये गिरती है कैस्पियन सागर में।
तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो बलदाई पहाड़ियों से निकलती है। लगभग 3750 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद कैस्पियन सागर में गिर जाती है। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा, रूस में बहती है वैसे। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे यूरोप की दूसरी सबसे लंबी, तो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है डैन्यूब नदी। वैसे यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? वोल्गा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये जरूर याद रखना, कहाँ पे गिरती है? कैस्पियन सागर में। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में सैनिक कानून संरक्षित है? दोस्तों सैनिक कानून जो है, मार्शल लॉ के बारे में बात की गई है। तो सैनिक कानून कौन से आर्टिकल में है? सही जवाब होगा आर्टिकल 34। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सैन्य कानून की जो बात की गई है अनुच्छेद 34 में की गई है। अनुच्छेद 29 किसके लिए होता है? तो ये अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और आर्टिकल 32 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिट दायर होती है वो आर्टिकल 32 के तहत होती है। तो आपसे पूछा गया था कि कौन से अनुच्छेद में सैनिक कानून संरक्षित है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 34। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व कविता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व कविता दिवस कब होता है? आपके ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, 2 मई या 21 मार्च। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, 21 मार्च को प्रति वर्ष विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों WWF इसको कहा जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपके ऑप्शन है ग्लैंड, जेनेवा, नैरोबी या न्यूयॉर्क। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, WWF का मुख्यालय ग्लैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। याद रखना दोस्तों। अच्छा, एग्जाम में ना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का लोगो पूछा जाएगा कि इसका शुभंकर क्या है। तो ये आप पांडा देख रहे होंगे ना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का जो शुभंकर है वो पांडा है, और इस पांडा का नाम क्या है? चीची, चीची पांडा। ये आप याद रखना, चीची पांडा WWF का शुभंकर है। और इसके मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड शहर में है। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। विश्व वन्यजीव कोष इसको कहा जाता है। तो ये आप याद रखें, ऑप्शन बी। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया नैरोबी। नैरोबी में कौन सा मुख्यालय है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय किस शहर में है? तो वो नैरोबी में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी। क्लियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका जेनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में है। तो आपसे पूछा गया था WWF का मुख्यालय ग्लैंड शहर में। चीची पांडा याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गिलर्मो कार्नो अवार्ड प्रेस स्वतंत्रता के लिए किसके द्वारा दिया जाता है? दोस्तों गिलर्मो कार्नो अवार्ड प्रेस स्वतंत्रता के लिए कौन देता है? आपके ऑप्शन है नोबेल कमेटी, विश्व बैंक, यूनाइटेड नेशन या यूनेस्को। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, यूनेस्को के द्वारा गिलर्मो कार्नो अवार्ड दिया जाता है। और ये किस क्षेत्र में मिलता है? ये पत्रकारिता अर्थात प्रेस स्वतंत्रता के लिए दिया जाता है। अच्छा, प्रतिवर्ष इसके लिए कौन सा दिन होता है? तो 3 मई को दिया जाता है। 3 मई को हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ये बहादुरी, तो ये दिन आप याद रखना, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और उस दिन गिलर्मो कार्नो अवार्ड मिलता है प्रेस स्वतंत्रता के लिए। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड है। देखो, एक हो गया आपका डैग हैमरजोल्ड मेडल, वो यूनाइटेड नेशन देता है। एक गिलर्मो कार्नो अवार्ड होता है, और ये यूनेस्को देता है। एक आपको बुल्फ अवार्ड पढ़ाया था, इजराइल की सरकार देती है बुल्फ अवार्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसका सही जवाब है यूनेस्को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों भारत में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो कौन जारी करता है? तो इसके ऑप्शन है आर्थिक सलाहकार कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नीति आयोग या वित्त आयोग। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। दोस्तों इसका आधार वर्ष क्या है? वो 2012 है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2012 इसका बेस ईयर है, ये आप याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सांख्यिकी दिवस कब होता है, तो 29 जून को भारत में सांख्यिकी दिवस होता है। 29 जून किसकी जयंती होती है? पीसी महालनोबिस की जयंती होती है, जिन्हें भारत में भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जमैका की राजधानी क्या है? दोस्तों, जमैका की राजधानी आपको बतानी है डबलिन, किंगस्टन, बुडापेस्ट या ओस्लो। जमैका की राजधानी क्या है? तो वो है आपकी किंगस्टन। ठीक है, ऑप्शन डबलिन था, किंगस्टन है, बुडापेस्ट है, ओस्लो। अच्छा, ओस्लो किसकी राजधानी है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। हंगरी की राजधानी क्या है? तो वो है आपकी बुडापेस्ट। और डबलिन किसकी राजधानी है? आयरलैंड की राजधानी है, आयरलैंड। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों, सारी राजधानी मैंने लिख दी है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, जमैका की राजधानी किंगस्टन है, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। तो इसका सही जवाब होगा जमैका की राजधानी, ऑप्शन बी, किंगस्टन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, ये भी एक बड़ी फेमस पुस्तक है, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ये लिखी है किसने? आपके ऑप्शन है नेहरू जी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। क्लियर, याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है। और इनकी एक किताब और है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी एक और किताब है, तो ये भी आपको याद रखना है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया तिलक, तिलक की एक पुस्तक याद रखना, द ओरियन। द ओरियन पुस्तक किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है द ओरियन। और एक और अब पूछी जाती है गीता रहस्य, तो गीता रहस्य भी बाल गंगाधर तिलक की किताब है। क्लियर, पूछा जाए तो आप याद रखना। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की एक किताब याद है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है? तो महात्मा गांधी के द्वारा। और द पाथवे टू गॉड, ये भी लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा, द पाथवे टू गॉड। तो इस सारी किताबें आपको याद रखनी है। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि जो होती है वो होती है ऑप्शन सी, 6 वर्ष की। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इनकी मतलब निर्धारित आयु कितनी है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने की निर्धारित आयु 30 वर्ष मिनिमम होती है, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, याद रखना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को भारत में पहली बार राज्यसभा गठित हुई थी। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। और राज्यसभा की जो अधिकतम सीट संख्या है वो कितनी है? 250। राज्यसभा में जो अधिकतम सीट है वो 250 है अभी के वर्तमान में। क्लियर, तो आपसे पूछा गया था राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितनी होती है? वो है 6 वर्ष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रसन्नता सूचकांक किस देश की देन है? दोस्तों, प्रसन्नता सूचकांक किस देश की देन है? ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या नेपाल। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, भूटान की देन है प्रसन्नता सूचकांक। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भूटान की जो मुद्रा उसको गुलट्रम कहा जाता है? भूटान की मुद्रा गुलट्रम, और भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और यहाँ की राजभाषा जोंगखा है। ठीक है, जोंगखा। भारत और भूटान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 799 किलोमीटर। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, भूटान को और क्या बोलते हैं हम? द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, थंडर ड्रैगन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, पूछा जाए द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। क्लियर। अच्छा, भूटान का दूसरा नाम क्या है? ड्रिक्यूल। भूटान का दूसरा नाम क्या है? ड्रिक्यूल। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सुईसिनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों, सुईसिनी कहाँ का डांस है? ऑप्शन डी, राजस्थान का डांस है। और राजस्थान का एक डांस और है, घूमर। एक डांस और याद रखिएगा, कालबेलिया। कालबेलिया कहाँ का डांस है? तो वो भी राजस्थान का है। तो घूमर, कालबेलिया। एक और पूछा जाता है आपका, चरी, चरी डांस एक और पूछा जाएगा, गैर, गैर डांस भी कहाँ होता है? राजस्थान का। तो घूमर, गैर, कालबेलिया, चरी और सुईसिनी सारे राजस्थान के लोक नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गुजरात का याद रखना, टिप्पानी, टिप्पानी डांस कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है टिप्पानी डांस। क्लियर। और कौन सा? गरबा, गरबा डांस भी गुजरात में होता है। क्लियर दोस्तों।
तो दोस्तों ये थे आज के लगभग 30 से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास किया। कुछ क्वेश्चन रिवाइज को आए थे आपको, कुछ नए क्वेश्चन मैं लेके आया था। आपके 20 क्वेश्चन नए थे और 13 क्वेश्चन इसमें पुराने थे जो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा, अच्छे से आप पढ़ते रहिएगा और मिलता हूँ फिर अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।